हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चैनल। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो मैं लेक्चर नंबर यूनिट का सबसे लास्ट लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसका नाम है लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल। और उसके साथ ही साथ हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। ओके, तो ये बच्चों आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग को लास्ट का ये तीन टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद ये हमारा जो यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, यानी हम लोग इस पूरे यूनिट में क्या देखे थे बच्चों, जो हमारे अणु होते हैं उनके बीच में कितना ज्यादा ध्रुवी कैरेक्टर आता है, यानी उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पोल बनेंगे। ये चीज को देखे, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल था डाइपोल मूवमेंट। उसके बाद हम लोग वीक केमिकल फोर्सेस को पढ़े, उसके साथ साथ कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी पढ़े थे, जैसे आयनिक बॉन्ड और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हम लोग वीक केमिकल फोर्सेस में दो पढ़े हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोग का कंप्लीट हो गया बच्चों। ये यूनिट आज का कंप्लीट हो जाएगा, ये जो लेक्चर है लास्ट है। उसके बाद बच्चों हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है या ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो लॉन्ग हो। ओके, तो आई होप जैसे मैंने आपको सेकंड यूनिट का पूरा करवाया है तो उसको आप अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ उसका भी आप लोग अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी उसको ऐसा मत सोचिए कि उसको हम लोग नोट्स में नहीं इंक्लूड करेंगे। नोट्स में जहां एक एक यूनिट कंप्लीट हो रहा है उसके साथ में ही 2-3 पेज के लिए पहले तो जितने क्वेश्चन मैं कराती हूँ उसके लिए तो आप कवर करेंगे ही, उसके साथ साथ 1-2 पेज एक्स्ट्रा भी छोड़ देना, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ ऐसे डाउट्स हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो, ताकि आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। अब उसके बाद चलिए बिना कुछ टाइम इसकी स्टार्ट करते हैं। लैटिस एनर्जी, बॉर्न हैबर साइकिल और सॉल्वेशन एनर्जी। ये हो सकता है कि आप लोग ये पहली बार ये वर्ड को सुने हो, तो कोई बात नहीं, पहली बार सुने लास्ट बार से। अब नया नया टॉपिक है तो पढ़ने में तो मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों लैटिस एनर्जी क्या होता है, जब मैं आपको आयनिक कंपाउंड पढ़ा रही थी, जब मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, आयनिक कंपाउंड। क्या होता है आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक, क्या होता है? जब मान लो फॉर एग्जाम्पल हम लोग ए बी का लेकर चल रहे हैं, कोई मान लो दो परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, ये बात तो सबको पता है कि एटम एटम को आपस में मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये जो मॉलिक्यूल बना, ये जो अणु बना, इनके बीच में हो सकता है पहला कंडीशन या तो ए और या तो बी। सबसे पहले मैं आज बताना भूल गई कि आप सब जगह से डिस्टर्बेंस को दूर रखिए। फोन को तो मतलब डाटा तो ऑन करना पड़ेगा, पर फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर दीजिए, ताकि आपको कोई कॉल करके परेशान ना कर सके। उसके बाद अपने आसपास का एनवायरनमेंट थोड़ा शांत रखिएगा, यानी कि आप बच्चे भी खेल रहे हैं उसमें सब कुछ कर रहे हैं, उसमें आपका दिमाग पूरा अच्छे से फोकस नहीं हो पाएगा बच्चों। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है ना लैटिस एनर्जी, हो सकता है आप इसे पहली बार देख रहे हो, तो जो पहली बार चीजें, जैसे जो चीजें आप पहले से पढ़े रहते उसको कैच करना ईजी होता है, पर जो चीजें पहली बार पढ़ते हो तो उसके लिए पूरा माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये भी मान के चल रही हूँ कि आप लेक्चर नंबर 6 है अच्छे से देख कर आए। ठीक है, चलो आज पर आसपास का डिस्टर्बेंस हटा दो, सब कुछ गेट वेट लॉक कर दो, अच्छे से बैठ के 1 घंटा है टाइम, बढ़िया से एक लेक्चर देख लो। उसके बाद जो करना है वो करना है, खाना खाना, थोड़ा कुछ और वो लेक्चर देखना चाहे वो कर लेना, पर 1 घंटा पूरा अपना फोकस क्लास को दो। ठीक है, उसमें आपका 100% होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे चीजें आपको पूरी समझ में आएगी। अब देखो, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनेगा, आपको पता है बॉन्ड बनेगा तभी तो वो दोनों मॉलिक्यूल बनेंगे। जब एटम है और एक दूसरा एटम है, ये दोनों पास आएंगे तो बॉन्ड बनेगा इनके बीच में। और बॉन्ड क्यों बनता है आपको पता है, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करेंगे, जिसके थ्रू बॉन्ड बनता है। और जब बॉन्ड बन जाएगा तो वो दोनों ही क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। हाँ, वही जो आप सोच रहे बिल्कुल सही है। तो ये बॉन्ड बच्चों, पहला कंडीशन ये कि हो सकता है ये दोनों के बॉन्ड के बीच में बॉन्ड बनने का जो कारण हो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बने। अगर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बॉन्ड बनता है तो उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध, या उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हिंदी भी जानते रहिए, पर आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करें क्योंकि आपको एग्जाम में, रिटन एग्जाम में इंग्लिश ही लिखना है। कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध, वो आपके माइंड में आना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड का क्या मतलब होता है, वहां पे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके ही बॉन्ड बना होगा। लेकिन बच्चों आयनिक बॉन्ड इस प्रकार से नहीं होता, आयनिक बॉन्ड कुछ अलग होता है। आयनिक बॉन्ड में पहला कंडीशन होता है कि उसमें कोई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आ जाएगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहने का मतलब सबसे ज्यादा जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है, आपको ये याद होना चाहिए पूरे पीरियोडिक टेबल में आपके
फक्कल बरई यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन इसके साथ एक और भी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON। ये जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व ये तीनों हैं। और अगर हम लोग बोल सकते हैं हैलोजन ग्रुप, तो इस ग्रुप के सारे होते हैं, पर अगर 1 2 की बात करें, नंबरिंग की बात करें, तो सबसे पहले ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर उसके बाद ये सब है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो इतने एलिमेंट आपको याद होने चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में, लेकिन सबसे ज्यादा की बात करें तो आपको ये याद होना चाहिए, जैसा कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़े। चलो, तो इसमें पहला कंडीशन है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए आपके पास कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होना चाहिए। तो ठीक है, हम लोग एक काम करना, अच्छा ठीक है, ये बात सही। दूसरा है कि कोई मेटल होना चाहिए, यानी कोई धातु के साथ कोई आप 2 परमाणु लिए, उसमें से पहला परमाणु इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व होना चाहिए, और दूसरा जो परमाणु रहेगा वो मेटल यानी धातु होना चाहिए। अभी ये जनरली है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि क्या धातु रहेगा तभी बॉन्ड बनेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल है NaCl। क्या है एग्जाम्पल? NaCl। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नोट्स में NaCl को ऐसे बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। आप केमिस्ट्री पढ़े तो केमिस्ट्री का आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस चीज को क्या बना रहे हैं। ठीक, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे मान लो मैं ROH को ऐसे लिखती हूँ, क्यों? चाहो तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, पर मैं ऐसे ही क्यों लिखूं? क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दूरियां हैं। दूरियां किस बात का है? क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर अलग अलग है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, क्योंकि उतना इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, पर इन दोनों में काफी डिफरेंस है। और ये R का मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है। ठीक, इस बात को ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको पता है ये आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड में ये बॉन्ड बनाने का क्या मतलब? इस बॉन्ड से तो ये पता चलता है कि ये क्या है, सहसंयोजक बंध है। तो हालांकि ये गलत है ना, तो आप इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, आप इसको बनाएंगे, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, या S से बना दो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? ठीक, 7। क्लोरीन क्या करेगा, बोलेगा कि भाई काम करो ना, कुछ इलेक्ट्रॉन मुझे भी दे दो, बहुत जरूरी है। तो बोलेगा ठीक है भाई, ये ले लो, क्योंकि ये क्या है, मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को दान दे देना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देना, इसकी प्रॉपर्टी, इसका गुण है। जैसे कुछ लोग अच्छे लोग होते हैं तो वो अच्छे होते ही हैं, हम लोग भी बोलते हैं ये कितना बेवकूफ है, किसी की मदद कर रहा है, ये वो, हम लोग को ऐसा लगता है ना, पर वो इंसान तो अच्छा ही होता है, तो ये अच्छा ही है, ये इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन मांगता है वो दे देता है। तो इसके बाद इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब इस तरीके से ब्रैकेट दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज। क्यों निगेटिव चार्ज इसलिए आया? ध्यान से मेरी बात को सुनना, इलेक्ट्रॉन किसी का लिया है, खुद का नहीं है। जब भी किसी के ऊपर आवेश आता है, जब भी किसी के ऊपर चार्ज आता है बच्चों, तो इस बात को अपने माइंड में ध्यान देना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी इसका इलेक्ट्रॉन कोई चोरी किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है यानी ये चोरी किया हुआ इलेक्ट्रॉन अपने पास लिया, इसलिए इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर एलिगेशन या क्या उसको बोलते हैं, इल्जाम लग गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है? NaCl। अब ये आपका क्या है? आयनिक बॉन्ड है। ये जो आपका बॉन्ड बना रहा है ना, यही आपका आयनिक बॉन्ड है। इसमें से एक आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा बस ले रहा है। ठीक, ये वाला आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में मैं आपको बताई थी कि इन सब, जैसे NaCl का अगर आप स्ट्रक्चर देखें बच्चों, ये वाला NaCl का स्ट्रक्चर देखेंगे तो Na ऐसे करके है, फिर वहां पे Cl वहां पे क्या Cl है। अब देखो ध्यान से, जब NaCl, आप लोग थोड़ा बोर तो नहीं हो गए? चलो ठीक है, हम लोग बीच बीच में बात भी करते रहेंगे, पर अभी पहले छोटा सा टॉपिक है, उसको माइंड में क्लियर कर लो। देखो NaCl क्या है, Na है, Cl, ये सब आपस में जुड़े हुए, ये पूरा एक सॉलिड। अभी एक बात बताओ, क्या ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है? आप देख के बता सकते हैं? इजी सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। सारे इसमें एटम्स आपको पास पास दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये सॉलिड है, सिंपल, ये सॉलिड है। इसका मतलब मैं आपको बताई थी, जितने भी सॉलिड होते हैं ना, वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जो लेक्चर नंबर 6 में आपको पढ़ाई हूँ, उसमें मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया था, तो मैं आपको उसमें बताई थी कि आपके जो S ब्लॉक के एलिमेंट है, वो अधिकतर देखा गया कि वो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का मतलब यानी वो सॉलिड बनाएगा। सॉलिड का ये देखो सीधा सीधा एग्जांपल है, Na आपका S ब्लॉक में आता है, Cl आपका नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, धातु और अधातु के बीच में जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। जनरली ऐसा बोला, लेकिन ये हर बार सही नहीं होगा बच्चों,
क्योंकि देखो केमिस्ट्री पूरा एक्सेप्शन से भरा हुआ है, ठीक है, ये आपका है। अब जो इसमें आपको जितना भी Na और Cl दिख रहा है वो सारे के सारे लैटिस पॉइंट है। ये तो पूरा क्या बन गया, सॉलिड बन गया। क्या बन गया, ये पूरा बन गया सॉलिड। अब मान लो कि हम इससे क्या किए, NaCl बना दिए, NaCl, ठीक है, और ये NaCl कैसे बना है, सॉलिड। मुझे क्या करना है, इस NaCl को बनाना है, इस NaCl सॉलिड को बनाना है। तो ये बनेगा कैसे, आप बताइए कैसे बनेगा। Na कैसा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, Cl निगेटिव। अगर इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो NaCl बन जाएगा। क्या इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है या नहीं है ना। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्यों, और Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है क्यों। हो सकता है हम इसको पॉजिटिव कर दे, इसको निगेटिव कर दे, कर सकते हैं, नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि सोडियम बोलता है भाई हम पॉजिटिव में ही खुश रहेंगे, हम इलेक्ट्रॉन को देकर ही खुश है, इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा इजीली। और क्लोरीन को यही तो चाहिए, क्लोरीन चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, सॉरी इलेक्ट्रॉन दे दे। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, कभी भी किसी से इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, किसी को देगा नहीं, किसी से ले ही लेगा। इस वजह से क्लोरीन आपका क्या है, विद्युत ऋणात्मक तत्व है, वो इस इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये हमारा न्यूट्रल उदासीन है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब ये NaCl आपका सॉलिड में बन गया। पर ध्यान दो, Na अगर अकेला है तो वो सॉलिड में नहीं रहेगा, वो अकेला है तो गैस फॉर्म में रहेगा, और ये भी गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक। ये दोनों मिलकर बने, हमारा NaCl सॉलिड में बन गया। इन दोनों मतलब NaCl सॉलिड है, इसको बनाने में मुझे कुछ एनर्जी लगा। जैसे मान लो, जाहिर सी बात है, कोई भी काम करते हैं, जैसे अभी आप मेरा क्लास देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके ब्रेन पे एनर्जी खर्च हो रही है ना। आपको ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग कहते हैं पढ़ाई करने पर सबसे ज्यादा एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि आप मेनली हाथ पैर किसी चीज का यूज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन का यूज कर रहे हैं। तो ब्रेन का यूज करने में एनर्जी तो खर्च होगी, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है मेरी बातों को समझने में, तो आप समझिए एनर्जी खर्च हुई। तो मुझे भी NaCl को बनाने में एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस खड़ा, सब लोग बोलते हैं ना बिजनेस खड़ा करने में बहुत टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, इन्वेस्टमेंट लगता है। तो इसी तरीके से NaCl को बनाने में जितना भी एनर्जी लगा, मेरी बात को ध्यान सुनना, NaCl सॉलिड को बनाने में जितना भी एनर्जी खर्च हुआ या जितना भी एनर्जी बाहर या निकला। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान देना मेरी बात को, जब भी किसी चीज को जोड़ते हैं ना तो एनर्जी बाहर निकलती है। एकदम छोटे, एकदम एकदम ले लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें आपको किताबों में मिलेंगी पर आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे इसमें लिखा होगा एनर्जी निगेटिव, एनर्जी का ऐसे लिखा होगा निगेटिव साइन, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे निगेटिव क्यों दिया है। एनर्जी यहाँ से निकल रही है, एनर्जी निकल रही है तो वो माइनस में जाएगा, अगर एनर्जी वहां पे हम लोग दे रहे हैं तो वो प्लस में जाएगा। इस बात को ध्यान देना। अब यही जो एनर्जी यहाँ पे निकल रही है सॉलिड NaCl को बनाने में, आयनिक कंपाउंड को बनाने में, उसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, लैटिस एनर्जी। बस किसी भी लैटिस को बनाने में, लैटिस इस दिमाग समझो, लैटिस कोई आयनिक कंपाउंड है, कोई आयनिक सॉलिड है या कोई सॉलिड है। लैटिस का मतलब ऐसे समझा करो कि कोई सॉलिड है, ठीक, ऐसे क्या है, कोई सॉलिड है ये। और अक्सर देखा गया जो सॉलिड होते हैं ना उसके अलग अलग प्रकार के ज्योमेट्री होती है, उसकी अलग अलग ज्यामिति होती है, पर अधिकतर देखा गया सॉलिड अपनी एक ज्यामिति में एकदम स्टेबल होता है। वो कौन सा ज्यामिति है, वो ज्यामिति का नाम है क्यूबिक। तो सॉलिड हमेशा क्यूबिक में होना चाहेगा। और आपको देखिए, आपने चीनी देखा होगा, चीनी कुछ इस टाइप का होता है, छोटा सा क्रिस्टल जैसा, और आपके सॉल्ट भी ऐसे ही होते हैं। जितने भी आपके सॉलिड होते हैं ना वो कोशिश करते हैं कि हम क्यूब बना कर रहे हैं। अब क्यूब बड़ा भी हो सकता है, क्यूब छोटा भी हो सकता है। तो NaCl का मुझे क्यूब बनाना है, किससे, गैसियस पॉजिटिव से NaCl से। अच्छा एक बात बताओ, इसको पॉजिटिव इसको केटायन बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एनायन। तो लैटिस एनर्जी का जो डेफिनेशन होगा, इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से, दोनों डेफिनेशन है, ठीक, अच्छे से मैं इसको बता दे रही हूँ। आपके एग्जाम में जब भी पूछेगा इसी डेफिनेशन को लिखना, चाहे 1 मार्क्स में पूछे, 2 मार्क्स में, जितने पूछे, डेफिनेशन इसका यही है। दो डेफिनेशन में दोनों को एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। हम लोग ने क्या किया, ध्यान से मेरी बात को सुनो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या का मतलब, मुझे अमाउंट ऑफ इतना एनर्जी चाहिए, रिलीज्ड मतलब रिलीज हुआ, इतना एनर्जी रिलीज हुआ। मान के चलो इसको बनाने में 50 किलो जूल एनर्जी क्या हुई, बाहर निकल गई, बाहर निकल गई तो माइनस चार्ज, ठीक। चलो
रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ, मोल क्या होता है, मोल क्या होता है बच्चों, मोल होता है, मोल 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर 6.23 इंटू 10⁻23, 2 भी होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स। एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मोल में, मोल कहने का ये मतलब बच्चों, मोल में इतने मॉलिक्यूल रहेगा। जैसे किसी चीज को नापते हैं ना, जैसे आप मार्केट जाते हैं तो चीनी खरीदते हैं तो बोलते हैं 1 किलो चीनी दे दो, 1 लीटर चीनी दे दो, ऐसे ऐसे तो नहीं बोलते। 1 लीटर आप लिक्विड चीज को मेजर करने में यूज करते हैं, लीटर वगैरह, ठीक है। और जो सॉलिड है उसको केजी में यूज किया जाता है। इसी तरीके से हमारे जो मॉलिक्यूल्स है उसको नापने के लिए भी तो कोई ना कोई मशीन होनी चाहिए, तो वो उसको मेजर करने के लिए या उसको नापने के लिए एक होता है, तरीका होता है, उसको कहते हैं मोल। तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक मोल में, ध्यान देना इस बात का। तो हम लोग कह रहे हैं ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके आगे 1 है, ठीक। तो 1 मोल 1 मोल, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो ये 1 मोल ही रहेगा, मल्टीप्लाई होता है, न कि वो। अब ऐसा मत सोचना कि इन दोनों को मिलाएंगे तो 2 हो जाएगा, मैथमेटिक्स नहीं यहाँ पे लगाना है। 1 मोल तो ये भी आपका 1 मोल ही रहेगा, ठीक है, 1 मोल। तो मुझे 1 मोल केटायन गैसियस स्टेज में जो आपका Na होता है, और दूसरा क्या है, 1 मोल एनायन गैसियस स्टेट में जो आपका क्लोराइड आयन है, ठीक। उन दोनों को मिलाकर हम लोग 1 मोल बनाएंगे सॉलिड NaCl का। देखो क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, हमारे पास जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है, क्यों, जब 1 मोल ऑफ अनायनिक कंपाउंड इज फॉर्म, हम लोग कोई आयनिक कंपाउंड को फॉर्म का मतलब बनाएंगे, फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे। फ्रॉम कहां से, बताओ कहां से इसका निर्माण कर रहे हैं, गैसियस, क्या लिखा है, तो ध्यान समझो, फ्रॉम गैसियस केटायन, गैसियस धनायन और गैसियस एनायन, गैसीय ऋणायन, ठीक है। गैसियस धनायन से, गैसीय ऋणायन से हम लोग कोई आयनिक कंपाउंड को बना रहे हैं, उसमें निकलने वाली ऊर्जा, उसमें जितना भी ऊर्जा बाहर निकलेगा उसे बोलेंगे लैटिस एनर्जी, उसे क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी का पहला डेफिनेशन क्लियर हो गया, यानी कह रहा है आपको NaCl सॉलिड कंपाउंड को बनाना है, उसको बनाने में जितनी भी एनर्जी खर्च हुई है उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर है कि नहीं, ये बातें क्लियर है, समझ में आया, बस इसी को, इतना छोटा सा टॉपिक था, बस खत्म हो गया टॉपिक, लैटिस एनर्जी इतना ही था। अब देखो इसका एक दूसरा डेफिनेशन है, मैं इसको थोड़ा सा घुमा दूंगी, देखो कैसे करते हैं। अच्छा एक काम करो, अब मेरी बात को सुनो, इसको बनाने में इतना एनर्जी खर्च लगा, तो इसको तोड़ने में ये दोनों बन जाएंगे, अरे भाई इसको तोड़ेंगे तो ये दोनों बन जाएंगे ना, तो वहां पे एनर्जी देना पड़ेगा, किसी चीज को देने, जैसे मान लो आपको पढ़ाई करने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि आप जब पढ़ाई करते तो आपके ब्रेन में वर्क होता है, तो वर्क होगा तो एनर्जी बाहर निकलती है। अगर मान लो, हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल क्या दें, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। अच्छा ठीक है, NaCl को, हाँ NaCl को क्या करेगा, जब बॉन्ड को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है, बॉन्ड को जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इसमें बदल जाएगा, ये बात तो सही है, तोड़ेंगे तो यही बदलेगा ना। अरे भाई किसी बिल्डिंग को गिराएंगे तो वहां से ताजमहल तो बाहर नहीं निकलेगा, बिल्डिंग ही था तो बिल्डिंग ही टूट कर, तो ईंट पत्थर जो चीजों से वो मिलकर बना है उन चीजों को मिला हुआ मुझे दिखाई देगा। तो जब NaCl बना है तो NaCl को तोड़ेंगे तो यही बनेगा, ये बनेगा। तो जब NaCl को बनाने में एनर्जी मेरी खर्च हुई थी, तो NaCl को तोड़ने में भी एनर्जी लगेगी। जैसे 2 लोगों की दोस्ती है, मैं इसका अच्छा एग्जांपल दिए थे, 2 लोगों की अगर दोस्ती है तो उसकी दोस्ती को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए NaCl को जब हम लोग तोड़ने जाएंगे ना, मुझे एनर्जी यहाँ देना पड़ेगा, तो इसका मान पॉजिटिव में हो जाएगा। और जब देना पड़ता है तो एनर्जी पॉजिटिव में, जब यहाँ पे एनर्जी ये दोनों आपस में मिलेंगे ना तो एनर्जी इसमें से बाहर निकलेगी, एनर्जी जब बाहर निकल रही है तो ये आपका निगेटिव में हो जाएगा। ये बातें क्लियर है, चल आगे चलते हैं। लैटिस एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लैटिस एनर्जी वह एनर्जी है, वह ऊर्जा है जो हमें वो जरूरत पड़ती है या जरूरत पड़ती है, ठीक है, टू ब्रेक, क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, क्या, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को, 1 मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी वो एनर्जी आपकी लैटिस एनर्जी हो जाएगी।
और किस में आप तोड़ रहे हैं ये भी आपको बताना पड़ेगा, इनटू इट्स गैसियस केटायन, वही जो ऊपर था गैसियस केटायन और गैसियस एनायन में, गैसियस धनायन गैसियस ऋणायन में बदलने के लिए एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ते हैं हम लोग, उसमें जितना भी एनर्जी खर्च हुआ उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। आई होप आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इसमें एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि दोनों को मिलाकर आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। अरे भाई मेरी बात को समझो, अभी आप बिल्डिंग को बनाना शुरू करें तो बिल्डिंग को बनाने के लिए आपके पैसे तो बहुत ज्यादा लगेंगे ही, अब बिल्डिंग को तोड़ने के लिए बस आपको पावर लगेगा, पैसा नहीं चाहिए उधर, तो यहाँ पे एनर्जी निकल रही है बाहर, इसलिए इसका मान क्या होता है, E = माइनस में। यहाँ पे एनर्जी आप लोग दे रहे हैं, आपको बिल्डिंग को तोड़ने के लिए पैसा नहीं चाहिए, उस बिल्डिंग को तोड़ने के लिए आपको बस पावर चाहिए, जितना ज्यादा पावर है बिल्डिंग टूट जाएगी, ठीक है, ऐसा ये मान के चलो। अब इसके बाद लैटिस एनर्जी, सबसे पहले इस डेफिनेशन को नोट करो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉज करके जल्दी से पहले नोट कर लो, हो गया। अच्छा इसके लिए थोड़ा अलग सा कुछ कर सकते हैं, जैसे ये वाला अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये वाला रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है, अगर ये वाला डेफिनेशन है तो उसके लिए रिएक्शन इस प्रकार से लिखना, उसके लिए आप रिएक्शन को इस प्रकार से लिखिए, NaCl को आप तोड़ रहे हैं किसमें, Na प्लस Cl माइनस, ऐसे लिख देना, ठीक है, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक, और यहाँ ये लिख देना क्या, ये सॉलिड में है, ये दोनों क्या है, गैस में है, यहाँ पे देखो ये लिखिए ना सॉलिड में गैस। अब इस लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने का कोई तरीका ही नहीं है, हम लोग कैसे पता करें कि कितना लैटिस एनर्जी निकला, कितना मतलब जब आयनिक कंपाउंड को बना रहे हैं तो कितना निकल रहा है, आयनिक कंपाउंड को तोड़ रहे हैं तो कितना बाहर निकल रहा है एनर्जी, ये हमें पता कैसे चलेगा, तो उसको पता लगाने के लिए बॉर्न हैबर साइकिल होता है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं, और कोई भी तरीका नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो बॉर्न हैबर साइकिल क्यों पढ़ा जाता है पता चल गया, पढ़ने का वही रीजन है, आपके टॉपिक को पढ़ाने का ये रीजन था, क्योंकि लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी है आयनिक कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड क्या होता है आपको पता ही है, तो आयनिक कंपाउंड बना लिए, उसमें बनाने में जो भी ऊर्जा मुझे लगा वो लैटिस एनर्जी है। अब लैटिस एनर्जी को पता लगाने के लिए बॉर्न हैबर साइकिल, तो अब हम लोग का जो टॉपिक आएगा क्या, बॉर्न हैबर साइकिल, पर उससे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है। What is lattice energy, क्या होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया है। लैटिस एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ, लैटिस एनर्जी से हम लोग किसी भी आयनिक बॉन्ड को की ताकत को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, कि अरे बाप रे, अगर मान लो सोचो लैटिस एनर्जी, अगर मान लो NaCl है, इसमें लैटिस एनर्जी आपका 50 किलो जूल आया, एक आपके पास KCl है, इसमें लैटिस एनर्जी की वैल्यू 20 किलो जूल आया, तो आप बता सकते हैं ओ इसमें ज्यादा एनर्जी लगा, मतलब ये ज्यादा ताकतवर है। अरे भाई किसी काम को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लो कि जैसे ताजमहल बनाया गया था, बहुत अच्छा बिल्डिंग है, ताजमहल जब बनाया गया तो उसको बनने में काफी टाइम लगा ना, इसीलिए देखने में इतना वो सुंदर लगता है, तो इसीलिए NaCl आपका सॉलिड है, अगर वो स्ट्रॉन्ग है इस बात का कैसे पता लगाएंगे, लैटिस एनर्जी को देख लो, लैटिस एनर्जी का मान जितना ज्यादा आएगा आयनिक सॉल्ट उतना है, तो यहां से हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लैटिस एनर्जी, ये फॉर्मूला याद रखना जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना उसमें काम देगा, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा उतना आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होगा, बातें समझ में आई है, आयनिक कंपाउंड आपका ताकतवर रहेगा, इस बात को याद रखना। चलो इस बात से तो क्लियर हो गया। इन एन आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक यौगिक में, आयनिक यौगिक में जो आयनिक बंध होता है वो लैटिस एनर्जी, आयनिक बंध कितना ज्यादा ताकतवर है इसको पता लगाने के लिए हम लोग लैटिस एनर्जी को पढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इट प्रोवाइडेड्स इनसाइट इनटू सेवरल प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड के अंदर जो आयनिक ठोस होते हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं, उसको पता लगाते हैं लैटिस एनर्जी से, क्या 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 कौन कौन से गुण है, वोलैलिटी और क्या, सॉल्युबिलिटी, देयर हार्डनेस, आयनिक सॉलिड कितना ज्यादा हार्ड है इस बात का पता लगाएंगे लैटिस एनर्जी से। दूसरा पॉइंट सॉल्युबिलिटी, उसकी विलेयता कितनी, मतलब वो कितना जल्दी पानी में घुल सकता है, तेजी से घुलेगा, धीमे घुलेगा, नहीं घुलेगा, इस बात का पता भी लैटिस एनर्जी से लगाएंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे सबको समझ में आएगा। अगला है वोल्टाइलिटी, वोल्टाइलिटी का मतलब वो कितने जल्दी गैस फॉर्म में बनकर या भाप बनकर मतलब हवा में कहीं भी उड़ जाए, ठीक है, तो ये उसकी बात पर, ये तीन प्रॉपर्टी हमको पता चलता है लैटिस एनर्जी को निकालने में। क्लियर है बातें,
पहला पॉइंट क्या बोला है, पहला पॉइंट बोला है कि आपका जो आयनिक कंपाउंड का कितना ज्यादा आयनिक कंपाउंड स्ट्रांग है, इस बात का पता लगाएंगे लैटिस एनर्जी से। दूसरा पॉइंट कि आपका जो आयनिक सॉलिड है वो कितना ज्यादा कठोर है, कितना ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, कितना ज्यादा वोलैलिटी, यानी इसमें भाप बनने की क्षमता कितनी है। अगला पॉइंट, द लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक सॉलिड कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो आयनिक सॉलिड है उसका लैटिस एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए कौन सा, देखो अगला पॉइंट क्या बोला है, इट कैन बी एस्टिमेटेड इन द हेल्प ऑफ द बॉर्न हैबर साइकिल। एस्टिमेटेड का मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, तो हम लोग इसको प्राप्त कहां से कर सकते हैं, किसकी सहायता से, बॉर्न हैबर साइकिल के सहायता से। और इसका जो यूनिट होता है वो किलो जूल पर मोल, ये होता है किसका, लैटिस एनर्जी का। इसको भी आप लोग क्या करिए, लर्न कर लीजिए, लैटिस एनर्जी का। जल्दी से सारे पॉइंट्स को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक मैं पानी पी लूं, जल्दी से नोट करो। आ रहा है समझ में लैटिस एनर्जी? आगे चल सकते हैं हम लोग, आगे चलो। अब बोल रहा है डेफिनेशन बताओ, तो डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं। लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइन एज द, इसी तरीके से आप बोलेंगे लैटिस एनर्जी कैन बी डिफाइन एज द, मतलब हम इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफाइन मतलब परिभाषित कर सकते हैं। क्या, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी मुझे चाहिए टू कन्वर्ट करने के लिए, किस चीज के लिए कन्वर्ट करेंगे आप, 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड, 1 मोल आयनिक सॉलिड को कन्वर्ट करना है। कहां से कन्वर्ट करेंगे, गैसियस आयनिक कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब होता है एटम, क्या होता है, या मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट्स का मतलब ये बोल सकते हैं परमाणु या अणु। तो हम लोग जाहिर सी बात है, Na आपका अकेला है तो परमाणु ही होगा, Cl आपका अकेला है तो परमाणु है। दो परमाणु गैसियस परमाणु से मिलकर, अरे यही वाला रिएक्शन है, समझिए बात को, यही वाला है। दो गैसियस जो परमाणु, क्योंकि अकेले है ना तो परमाणु ही बोलेंगे ना, अणु तो बोलेंगे नहीं, उससे मिलकर 1 मोल NaCl आयनिक कंपाउंड बना है। उसमें जो एनर्जी खर्च हुई उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिस एनर्जी। अल्टरनेटिवली इसको बोलते हैं वैकल्पिक रूप से, या दूसरी भाषा में इट कैन बी डिफाइन, इसका भी दो डेफिनेशन है। द एनर्जी दैट मस्ट बी, एनर्जी मस्ट बी होनी चाहिए सप्लाइड टू 1 मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, एक आयनिक क्रिस्टल को बनाने में, इन ऑर्डर टू सेपरेट इट गैसियस इनटू वैक्यूम वाया एंडोथर्मिक प्रोसेस। थोड़ा सा ये टफ है, पर जो मैं डेफिनेशन का वो ज्यादा सही है, उसको आप इसको इजीली आप लोग लर्न कर सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि आपको, आपके पास जो, इससे हम लोग दूसरी भाषा से ऐसे समझ सकते हैं कि एनर्जी होनी चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए, सप्लाइड का मतलब किसी चीज को सप्लाई करना, टू 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल, 1 मोल आयनिक क्रिस्टल को ऑर्डर टू सेपरेट, अलग करने के लिए, गैसियस, किसमें अलग करेंगे, अरे उसको तोड़ेंगे तो अलग होगा, तो वो होगा गैसियस वैक्यूम वाया इन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब यही होता है। आ जाओ अपने स्टेटमेंट पे, ये कौन सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक। इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। हम जैसे आपको दो डेफिनेशन बताए, वो भी आपको दो ही डेफिनेशन बता रहा है, ठीक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी अगर NaCl को तोड़ना है तो उष्मा शोषी होगा, एनर्जी लग रहा है आपका। अगर NaCl को बनाना है तो उष्मा शोषी, क्योंकि एनर्जी बाहर निकल रही है, इसको है तो यहाँ पे आपका एनर्जी बाहर निकल रहा है, तो उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक। क्लियर है बातें? अब आ जाते हैं इस पे। ये आपका NaCl का लैटिस स्ट्रक्चर है। एग्जाम में अगर लैटिस एनर्जी आ रहा है, दो डेफिनेशन लिख दो बढ़िया सा, दोनों का रिएक्शन लिख दो। अगर एनर्जी टर्म में भी लिखेंगे तो और अच्छा, मार्क्स बढ़ जाता है। उसके बाद ये फिगर बना दो, काफी है। उसके बाद आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। इन द केस ऑफ, देखो यही बात को रिएक्शन में बताया है। NaCl आपका सॉलिड में है, Na को जब इसको तोड़ेंगे तो Na गैसेस में बनेगा, ये भी गैसेस में। बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? हम पता है कि जब भी NaCl सॉलिड को तोड़ेंगे तो एनर्जी लगेगा, मतलब हम लोग को लगाना पड़ा है, इसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है। अरे मैं बोल रही हूँ, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, आपके ऊपर पैसे लगा रही हूँ, तो आपका कुछ लॉस हुआ नहीं, मेरा पैसा लगा, तो आपको तो फायदा ही हुआ। तो यहाँ पे E इक्वल टू पॉजिटिव या इंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक।
Here the energy that must be supplied to the sodium chloride to separate into gases। हाँ, इसको इतना एनर्जी, देखो ये पॉजिटिव में दिया गया है तो आप समझ जाइए वो एंडोथर्मिक है। इसका मतलब इसको NaCl को तोड़ा गया है, तो NaCl को तोड़ने में कितनी एनर्जी वो खर्च हुई, 786 या 786 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी लगा। बातें क्लियर है? इस चीज को चाहे तो आप डाटा लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, पर हर बार बच्चों डाटा याद नहीं होता। एग्जाम हॉल में आप बैठेंगे तो आपको 8 यूनिट पढ़ के जाना है, तो अगर आपको डाटा नहीं भी याद है, ये भी आप ये लिख कर चले आए ना, एग्जामिनर को समझ जाएगा कि आपको बहुत कुछ आता है। आगे चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर, इसके क्या क्या फैक्टर है, इसके मतलब अलग अलग फैक्टर तो होंगे, क्या क्या इस पर डिपेंड करता है। तो द टू प्राइमरी फैक्टर, दो प्राइमरी फैक्टर है, प्राथमिक फैक्टर है, दैट अफेक्ट द, वो अफेक्ट करते हैं किसको, लैटिस एनर्जी को। फैक्टर का मतलब कारक, कौन कौन से ऐसे कारक है, ठीक है, वे कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं। चलो, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, किसको प्रभावित करेंगे, आयनिक कंपाउंड की ही बात हो रही है। आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एसोसिएशन विद द कंस्टिट्यूएंट आयन एंड डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। पहला इसमें है मैग्नीट्यूड, कितना उस पे चार्ज बन रहा है और वो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। आइए इसको पढ़ते हैं। पहला आपका क्या है, जो उन दोनों के बीच में चार्ज बना। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है, मैं बोल रही हूं एक आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, एक आपके पास NaCl है, इसको भी आपको तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। इसको तोड़ेंगे, मेरी बात को ध्यान समझना, इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है Cl के ऊपर माइनस चार्ज आता है, क्योंकि ये इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर पॉजिटिव, ठीक। और इसको जब तोड़ेंगे, एक Cl पे -1 तो दो Cl पे दो माइनस, तो यहाँ पे माइनस अगर हम लोग लिख देंगे तो 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका यहाँ पे ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि इसके पास दो निगेटिव है, 2 आपके निगेटिव चार्ज है, इस बात का ये मतलब है। तो जाहिर सी बात है NaCl जो मैग्नीशियम क्लोराइड बना है, मैग्नीशियम क्लोराइड उदासीन है, मतलब अगर इसके पास दो निगेटिव है तो दो पॉजिटिव भी होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉजिटिव। बातें क्लियर है, इस बात को ध्यान देना। चलो, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ। NaCl को तोड़ेंगे तो बनेगा Na+, ध्यान देना ये गैसियस फॉर्म में बना है, अकेला हो गया क्योंकि ये एटम बन गया, अब ये एटम बन गया, पहले ये मॉलिक्यूल था Cl- और ये आपका गैसियस स्टेट। उसी तरीके से मैग्नीशियम डबल प्लस है ना, गैसियस प्लस Cl निगेटिव, यहाँ पे 2 लिख दो, या इसको ऐसे लिखेंगे 2Cl, 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 2 निगेटिव हो गया, ठीक है, ये भी आपका गैसेस। आपको बताना है किसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। इसका मान लो E=1, E1 है, ये E2 है, कौन ज्यादा होगा, किसमें एनर्जी तोड़ने में मुझे एनर्जी किसमें ज्यादा लगेगा। तो ध्यान दो, लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, चार्ज ऑन कंस्टिट्यूएंट, या ऐसे बोलते, ये लिख दो, चलो अच्छा कंस्टिट्यूएंट ज्यादा सही रहेगा। कंस्टिट्यूएंट का क्या मतलब होता है, एटम या मॉलिक्यूल। तो एटम के ऊपर जितना चार्ज आ रहा है उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, उसके क्या है, ये प्रोपोर्शनल। क्लियर है बात, चलो ये बात तो मुझे पता चल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से मेरी बात को समझना एकदम बढ़िया सा। मतलब आपको देखा जाए Na के ऊपर 1 प्लस है, इसके ऊपर 2 प्लस है। मतलब कहने का मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड जब बना होगा, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है, और NaCl को तोड़ने में थोड़ी कम एनर्जी लगेगी। तो हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं E2 का मान क्या है, E1 से कम है, E1 का जो मान है ज्यादा है। क्यों, तो आप यहाँ बताएंगे ड्यू टू मोर चार्ज ऑन किस पर, केटायन और एनायन पर, क्योंकि केटायन और या धनायन और ऋणायन पर जो आवेश है वो ज्यादा है, किसके आवेश से, सोडियम और क्लोराइड के आवेश से इस पे ज्यादा है, इस वजह से इसका जो मान है बढ़ गया। यानी मान के चलो इसमें 50 किलो जूल लगा था, तो इसमें मान के चलो 100 के आसपास लगेगा ना, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ ना, इसको तोड़ने में कम एनर्जी खर्च हुआ। यही बात है, यही एक कारक है, पहला कारक क्लियर हो गया, वो आपका चार्ज का था, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो इसका एक और रीजन भी है, इन दोनों के बीच में
चार्ज जितना ज्यादा बढ़ जाएगा बॉन्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यानी ऐसे हम लोग समझ सकते हैं NaCl आपका ऐसे था क्योंकि प्लस वन माइनस वन। अब ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड है वो और ज्यादा पास हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर डबल प्लस और Cl के ऊपर डबल माइनस। अब समझ में आ गया, मतलब जितना ज्यादा चार्ज बढ़ाते जाएंगे, आवेश बढ़ाते जाएंगे, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा क्लोज आ जाएगा और उतना ज्यादा पास आ जाएगा। अब पास आएगा तो बॉन्ड अच्छा खासा बन जाएगा। बॉन्ड जितना ज्यादा अच्छा खासा बना उसको तोड़ने में उतनी ही एनर्जी लगेगी। अब सबसे अच्छा एग्जांपल है, किसी के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा है तो मुझे तोड़ने, अगर हम चाहते हैं उसकी दोस्ती टूट जाए, टाइम लगेगा ना। अब दोस्ती हल्का, दोनों में पहले ही झगड़ा हुआ, आराम से कहेंगे ये देखो वो तुम्हें ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हें ऐसे बोल रही थी, बस खत्म रिश्ता। अब अभी क्या है, अभी चल रहा है क्योंकि उन दोनों में दोस्ती बहुत अच्छी खासी है, तो इसीलिए। ठीक, आगे चले। ये समझ में आया? अब देखो स्टेटमेंट पढ़ो। बोला है पहला जो फैक्टर क्या है, चार्ज का। अब देखो क्या आपका चार्ज, देखो आपको पता तो चल गया कि चार्ज की वजह से क्या होता है कैसे। अब आप टीचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सारे पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत स्थैतिक बल किसके बीच में पाया जाएगा? जाहिर सी बात है धनायन और ऋणायन के बीच में। तो देन उनके बीच, उनके मतलब देन का मतलब समझ जाना, केटायन और क्या हो जाएगा, एनायन। द इंडिविजुअल आयन, क्योंकि वो दोनों आयंस अलग अलग है। क्लोराइड हम लोग ऐसे नहीं बनाए हैं कि Na प्लस बना दिए उसी में Cl माइनस बना दिए, नहीं, हम लोग इसको अलग अलग बनाए हैं। Na को अलग बनाए हैं, Na को हम लोग अलग बनाए, Cl को हम लोग अलग बनाए। तो बोल रहा है इंडिविजुअल, अलग अलग है, आयंस अकेला अकेला। एन आयनिक लैटिस, इसी को क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट, आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव वन है, पॉजिटिव मतलब एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो कम अट्रैक्शन होगा, डबल पॉजिटिव है डबल निगेटिव है तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा। बातें तो समझ में आ रही है? चलो, द स्ट्रेंथ, और इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रो मतलब वैद्युत स्थैतिक बल है, काफी बढ़ जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ गया अट्रैक्शन का। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड के, मतलब चार्ज के, मतलब जो आपका चार्ज है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसके ऊपर जितना भी चार्ज है उसका मान बढ़ा दो। मतलब चार्ज अगर +1 है तो +2 कर दो, +3 कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ या पावर बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया तो उन दोनों को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा तो मुझे एनर्जी और ज्यादा देना पड़ेगा, एनर्जी और ज्यादा देना पड़ेगा तो लैटिस एनर्जी का मान बढ़ जाएगा। बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज हेल्ड, हेल्ड का मतलब पकड़े रखना, कंस्टिट्यूएंट आयंस, वो कंस्टिट्यूएंट जो आयन बने हैं जैसे केटायन और एनायन, इन दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। दैट इज ग्रेटर द चार्ज, इस बात से हम लोग ये समझ सकते हैं, दैट इज का मतलब हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि आवेश जितना ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आकर्षण करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। आवेश बढ़ गया तो आकर्षण करने की क्षमता बढ़ गई, क्षमता बढ़ गई तो एंड द स्ट्रॉन्गर द लैटिस, और इस वजह से आपका जो लैटिस बना, जो आयनिक सॉलिड बना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर है बात? जल्दी से इसे नोट करो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, जल्दी से इसे नोट करो, और ये वाला एग्जाम्पल भी उसके साथ ही नोट कर लेना। इसमें 50 किलो जूल लगा, इसमें 100 किलो जूल लगा, इसका रीजन देखो, ये सब मैं अपने से बना के लिख रही हूँ, 50 किलो 100 किलो होता नहीं है इतना, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब ये बोल दिए तो लिख कर आ गया एग्जाम में, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा। अब मैं इसको समझाने के लिए बताई हूँ, इसमें कम है इसमें ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहाँ ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, ठीक है। चलो, पहला क्या, पहला फैक्टर तो क्लियर है। अब यहाँ पे बोल रहा है, उसी का एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल द लैटिस एनर्जी, तो हम तो ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल दिया है, बोल रहा है लैटिस एनर्जी किसका, कैल्शियम क्लोराइड, अच्छा बना लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। हाँ, जो पोटेशियम क्लोराइड है इससे इसका लैटिस एनर्जी ज्यादा है। अब देखो कैसे, ध्यान से ये देखना, इसको तोड़ेंगे तो आपको पता है दो क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड पे -1 तो दो पे क्या, 2 माइनस, मतलब 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस इस पे तो 2 प्लस इस पे देखो, इस पे ऐसा कुछ नहीं है, इस पे 1 माइनस इस पे 1 प्लस। बताओ, इस पे 2 प्लस है तो मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब जो क्या है, जितने भी एटम से बहुत ज्यादा पास है, बॉन्ड ज्यादा बना है, बॉन्ड ज्यादा बन के इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मान के चलो 110 के आसपास, और इसको 70 के आसपास देना पड़ेगा। इसको 70 में ये टूट गया, इसको एनर्जी इतना देना पड़ा,
यही बात बोला है, ग्रेटर देन दैट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड का लैटिस मान, लैटिस ऊर्जा ज्यादा है, डिस्पिट द सिमिलरिटी इन द क्रिस्टल अरेंजमेंट। क्यों? और देखो दोनों में, दोनों क्रिस्टल समान है, दोनों क्रिस्टल जैसे अरेंजमेंट की सब कुछ समान है, फिर भी इसका ज्यादा कैसे आ गया? तो ये चार्ज की वजह से आया। कंपाउंड, दिस इज बिकॉज, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है कैल्शियम केटायन इज +2। कैल्शियम केटायन, अब देखो जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको स्टेटमेंट में लिखा गया, कैल्शियम केटायन के ऊपर 2 प्लस है, इज ग्रेटर, ये ज्यादा है, द पोटेशियम केटायन +1। ये सारी बातों को आपको एग्जामिनर के सामने, मतलब आप आंसर शीट में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आप जो माइंड में सोच रहे हो वो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो आप स्टेटमेंट वाइज इसको लिखेंगे, कहेंगे कि कैल्शियम का धनायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव है, वो ज्यादा है किससे? पोटेशियम केटायन के ऊपर +1, इसके ऊपर +1 है तो इस पे कम है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे ज्यादा हो गया, स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा है, किससे? सॉरी, इनमें किसमें ज्यादा है? कैल्शियम क्लोराइड के अंदर। देन यहाँ ब्रैकेट में लिख देना, देन दोज इन पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड की तुलना में। देयरफॉर, इसलिए द लैटिस एनर्जी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज ग्रेटर, इसलिए लैटिस एनर्जी कैल्शियम क्लोराइड का ज्यादा होता है। इस पे क्वेश्चन मान लो पूछ दे, कैल्शियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है किससे? पोटेशियम क्लोराइड से। ऐसा क्यों होता है? तो बस इसका पूरा ये रीजन, ये आंसर के तौर पे आप लिख देंगे। समझ में आया? थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है? पहले इसको क्या करो, अच्छे से पहले नोट करो 1 बाय 1, और नोट करते वक्त अपना दिमाग एकदम शांत रखना, एकदम फोकस करना कि जो हम लिख रहे हैं वो मुझे समझ में आना चाहिए। आप एक एक वर्ड को लिखिए, पॉज करके बढ़िया से, कोई भी जल्दी नहीं है, एक एक वर्ड को लिखो और ध्यान समझते रहो। मतलब इस पहला वर्ड लिख रहे हैं आप, द लैटिस एनर्जी ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड, इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड के लैटिस एनर्जी की बात हो रही है, ऐसे करें, ठीक है? जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे चलें। बस खत्म हो गया। एक फैक्टर हम लोग पढ़ लिए, अब एक फैक्टर और पढ़ेंगे, फिर बॉर्न हैबर साइकिल है, खत्म। रिसोल्युबिलिटी है थोड़ा सा। अब बताओ डिस्टेंस, बढ़िया है, डिस्टेंस जितना कम रहेगा मॉलिक्यूल उतना ही पास पास रहेगा। इसमें क्या बताना, तो ध्यान से ये समझो, लैटिस एनर्जी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। लैटिस एनर्जी अगर मान लो डिस्टेंस को कम करेंगे तो मॉलिक्यूल पास पास आएगा, मॉलिक्यूल पास पास आएगा, बॉन्ड अच्छा खासा बनेगा, तो उनमें क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। मतलब अगर कह सकते हैं कि अगर मॉलिक्यूल में डिस्टेंस कम हो, लैटिस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एक कम और एक ज्यादा के लिए इनवर्सली लगाते हैं, 1/डिस्टेंस। अरे किसके बीच का डिस्टेंस? केटायन और एनायन का डिस्टेंस बिटवीन केटायन एंड एनायन, क्योंकि वही दोनों से तो मिलकर बना है, केटायन एंड एनायन। चलो इसको पढ़ लेते हैं। लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड, वही खिसा पिटा, आयनिक कंपाउंड के अंदर जो लैटिस ऊर्जा होती है वो इनवर्सली व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है डिस्टेंस यानी दूरी के, किसके बीच की दूरी? आयंस, जो आपके आयंस बचे ये बने केटायन और ऋणायन, या धनायन और ऋणायन जो आयन बने उनके बीच का जो दूरी होता है। द फार्दर द डिस्टेंस, फार्दर लिखा है, फार्दर का मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, ठीक? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग टुगेदर एंड द लोअर, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। केटायन Na यहाँ है, Cl यहाँ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, Na यहाँ है, Cl यहाँ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। समझ में आया? तो बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा अगर फार्दर का मतलब बहुत ज्यादा हो जाए, डिस्टेंस ज्यादा हो जाए। तो डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो रहा है, ये ज्यादा ये कम, ठीक है? तो ये क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्मॉलर एटम, अगर एटम छोटे हैं एक दो तो उनके बीच का क्या डिस्टेंस भी कम होगा। छोटे छोटे ये मॉलिक्यूल्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है। इन द डिस्टेंस आयनिक लैटिस एंड स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग फोर्सेस, और इस वजह से उन दोनों के बीच का जो बल होगा स्ट्रॉन्गर होगा, ज्यादा होगा बाइंड करने के लिए, उन दोनों को बाइंड करने के लिए। देयरफॉर, इसलिए द स्मॉलर द साइज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आयंस द ग्रेटर द लैटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक सॉलिड। बोल रहा है अगर साइज जितना ज्यादा छोटा हो कंस्टिट्यूएंट आयन का, या जो धनायन ऋणायन बना उसका साइज अगर छोटा होगा तो ग्रेटर द लैटिस एनर्जी। इसका हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बोल रहा है
NaCl, Na है, पोटेशियम है, एक मान लो चलो बताओ सब पे +1 +1 +1, पर सबकी साइज अलग अलग है क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहे तो साइज बढ़ जाएगा, इसका साइज छोटा, इसका साइज बड़ा और इसका साइज और बड़ा। चलो बताओ साइज अगर जितना छोटा रहेगा उसका डिस्टेंस भी छोटा रहेगा, तो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं, एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेना क्योंकि आपको एग्जाम टाइम में हर चीज तो याद, मतलब पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ेंगे नहीं। साइज जितना छोटा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा। और एक फॉर्मूला पता कर सकते हैं क्या, और हम लोग क्या पढ़े, तो डिस्टेंस जितना कम रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ही ज्यादा रहेगा। और हम लोग एक क्या पढ़े हैं, 3 फैक्टर पढ़ लिए ना, ये दोनों तो एक ही फैक्टर है, एक फैक्टर और क्या पढ़े, चार्ज जितना ज्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी उतना ज्यादा रहेगा। इन बातों से हमें समझ में आ रहा है लैटिस एनर्जी को बढ़ाने के लिए साइज छोटा करना पड़ेगा, लैटिस एनर्जी को बढ़ाने के लिए डिस्टेंस भी छोटा करना पड़ेगा। यानी इन सब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। ऐसा क्यों, चार्ज तो बराबर है लेकिन साइज क्या है, छोटी है। यहां से यहां जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, यहां से यहां जा रहे हैं तो लैटिस एनर्जी बढ़ रहा है। समझ में आया, यहां से यहां जा रहे साइज बढ़ रहा है, ये देखो छोटा साइज, बड़ा साइज और बड़ा साइज, और यहां से यहां जा रहे हैं, इन दोनों की तुलना में इसका लैटिस एनर्जी कम है, इसका थोड़ा ज्यादा, इससे ज्यादा है, पर इसका इससे ज्यादा है। समझ में आया, यही था आपका स्टेटमेंट पूरा यहाँ पे लिखा हुआ। चलो आगे चलते हैं, हम लोग फैक्टर पूरा कंप्लीट पढ़ लिए। यानी आपको यही 3 फैक्टर आपको याद करना है, साइज, डिस्टेंस और चार्ज। इस पे अब मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन आपको, जब प्रीवियस का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें ये क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान से फॉर्मूला को नोट कर लेना। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं क्या, बॉर्न हैबर साइकिल। तो बॉर्न हैबर साइकिल को पढ़े, स्टेटमेंट पढ़ ले, द बॉर्न हैबर प्रोसेस। ये जो अब हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं बॉर्न हैबर साइकिल, ये हम लोग इसलिए पढ़े ताकि मुझे लैटिस एनर्जी का मान पता चल जाए। छोटा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, खत्म, उसके बाद सॉल्युबिलिटी है, फिर आपका टॉपिक पूरा सिलेबस नहीं, यूनिट फर्स्ट खत्म हो जाएगा। मोर कॉमनली रिफर्ड टू एज द बॉर्न हैबर साइकिल, इसको बॉर्न हैबर साइकिल के नाम से जाना जाता है। ये एक प्रकार का मेथड है जिसको हम लोग एनालाइज एनर्जीज, हम लोग क्या करते हैं, संश्लेषण करते हैं। एनालाइज का मतलब संश्लेषण करते हैं, ऑब्जर्व का मतलब देखते हैं या संश्लेषण करते हैं किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का, किसका, किसी भी रिएक्शन के अंदर कोई भी रिएक्शन हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो रिएक्शन हुआ था, ये जो रिएक्शन ही तो है, इस रिएक्शन में कितना एनर्जी लगा, कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उसी लैटिस एनर्जी को पता लगाने के लिए, उसको एनालाइज या उसको संश्लेषण करने के लिए, उसको मतलब मुझे कैलकुलेट करना है, सिंपल समझो, कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, बॉर्न हैबर साइकिल। चलो, तो बोल रहा है इट मेनली हेल्प इन द डिस्क्राइबिंग द फॉर्मेशन, ये डिस्क्राइब करता है, बताता है किसका, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का निर्माण करने में ये क्या बताता है, ये बताता है, क्या बताएगा, फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट, ये किन किन एलिमेंट से मिलकर बना है। द मेथडोलॉजी फर्दर इनेबल अस टू, ये इसका कोई मेथड नहीं है, ओवरऑल रिएक्शन प्रोसेस थ्रू ए सीरियस स्टेप, इसका कोई मेथड नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट कर सकते हैं। द बॉर्न हैबर साइकिल वॉज, अभी आपको समझ में आएगा, इंट्रोड्यूस इन द ईयर, ये 1919 में जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, फ्रिज हैबर, मैक्स बॉर्न, 2 साइंटिस्ट ने मिलकर ऐसा किया था, फ्रिज हैबर एंड मैक्स बॉर्न। द बॉर्न हैबर, तो उन्होंने एक साइकिल बनाया, एक साइकिल, जैसे जब साइकिल नहीं चलाते वैसा, तो एक साइकिल बनाया, मतलब एक चक्र बनाया, ठीक, इज मेनली यूज टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करके क्या बताता है, लैटिस एनर्जी, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर देना। इसको कैलकुलेट किस लिए, कैलकुलेट करने के लिए बनाया, लैटिस एनर्जी को, कितना एनर्जी खर्च हुआ। इट ऑल्सो इन्वॉल्व सेवरल स्टेप, ये अलग अलग स्टेप में होता है। जैसे मान लो आप बोलते हैं, जैसे आप कभी भी ऐसे टीवी वगैरह में देखे होंगे चाय बनाने का, तो आपको जैसे मान लो कुछ खाना, अब कई बार बहुत सारे स्टूडेंट जो बॉयज स्टूडेंट्स होते हैं वो हॉस्टल में रहते हैं, तो उन्हें खाना बनाना नहीं आता, तो वो यूट्यूब की सहायता लेते हैं, तो बोलते हैं कि कोई रेसिपी निकालो, चलो कुछ बनाते हैं।
तो उसमें बोलते हैं सबसे पहले आप पतीला लीजिए, फिर उसमें ऑयल डालिए, ये करिए, वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो इसमें भी आपको लैटिस एनर्जी स्टेप बाय स्टेप करना है। तो स्टेप कौन कौन से स्टेप्स है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बोलेंगे कि मैम ये सब क्या है, अभी सभी पढ़ना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पढ़ना है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों आपको इसके आने वाला यूनिट 3 में पढ़ाया जाएगा बहुत डिटेल में। पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगी, यहाँ पर भी बताऊंगी, ठीक है। तो वो चीजें अगर आपको अभी समझ में आ गया तो वहां पर भी हेल्प होगा, या वहां पढ़ लिए तो यहाँ हेल्प होगा। आते हैं सबसे पहले बॉर्न हैबर साइकिल होता क्या है। द बॉर्न हैबर साइकिल, अब एक काम करते हैं ना, इसका कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहाँ गया भाई एग्जाम्पल? अच्छा काम करो, मैं ही वो एग्जाम्पल से, मुझे लग रहा है शायद इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमको क्या करना है, Na पॉजिटिव, या ऐसे बोलूं, हमको NaCl को बनाना है, ठीक। NaCl को एक काम करो पहले बच्चों, पहले जल्दी से इसे क्या करो, नोट कर लो, जल्दी से इसे पहले नोट कर लो पहले, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। जल्दी से करो नोट, टाइम बहुत कम है, बस ये खत्म होने वाला है ये टॉपिक। चलो हो गया। अब आते हैं लैटिस एनर्जी में, हमको क्या करना है, NaCl को बनाना है, NaCl को सॉलिड फॉर्म में बनाना है। तो इसको ये आपको सॉलिड में बनाना है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए क्या बनाने के लिए, सबसे जैसे आप चलो मान लो कढ़ाई पनीर बनाना है, ठीक है। कढ़ाई पनीर का रेसिपी तो मुझे भी याद नहीं है, चलो वैसे ही। तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, फिर हमको क्या क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट, मतलब सामग्री कौन कौन सी चाहिए। तो हमें पनीर चाहिए, फिर ऑयल चाहिए, बटर चाहिए, बहुत जितना जितना चीजें यूज होंगी वो चीजें चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए, Na चाहिए, Cl चाहिए। पर हमारा जो Na होता है वो आपको सॉलिड में होता है, उसको पहले गैस में बदलना पड़ेगा, ठीक। तो सॉलिड है तो उसको गैस में बदलने के लिए Na को गैस में, आपको पता है जो कोई ठोस में रहता है उसको जब हम लोग डायरेक्ट गैस में बदल देते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कपूर का। जब कपूर को हम लोग सॉलिड फॉर्म में रहता है उसको छोड़ दो, वो भाप बन के उड़ जाएगा, बाष्पीकृत हो जाता है। तो उसका यही एग्जाम्पल है, उसमें क्या हुआ, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सोडियम को सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो इसमें बदल जाए। पर मुझे क्या चाहिए, आपको पता है NaCl ऐसे तो बनेगा नहीं। NaCl बनता कैसे है, Na प्लस सॉलिड से Cl2 निगेटिव, सॉरी गैस, सॉरी गैस रहेगा, दोनों आपके क्या रहेंगे, गैस रहेंगे। ध्यान से देखो, ये बॉर्न हैबर जो साइकिल है आपके एग्जाम में आएगा, कंफर्म है एकदम बढ़िया से। ये बनाने का जो तरीका है वो देख लो कैसे कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये दोनों गैस में चाहिए और ये सॉलिड में, ये तो सॉलिड में ये बन जाएगा। चलो, तो मुझे Na से क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तभी तो ये Na इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलिए पहले काम करते हैं ना, Na का पहले साइड में ये सब काम करो, ये सब मैं इरेज करूंगी, साइड में काम करो। आप किसी रफ कॉपी पे यूज करना है। Na का होता है कितना, 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इसके बाहरी का ये कक्षा कौन सा है, ध्यान से देखो, एक कक्षा हो गया, सॉरी एक कक्षा, ये 2 3। इसको जनरली काउंट नहीं करते बच्चों, इसको काउंट मत करना, ठीक है। 1 2 3। तो 1 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन, 1 में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और ये भी तो है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन भर दो, ठीक। 2, हाँ ये 6 हो गया। अब सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन है, 3s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अकेला है। तो ध्यान दो, आयनिक या इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी किसे बोलते हैं, जब भी हम लोग किसी भी परमाणु के, जब भी किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितना एनर्जी लगेगा, मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन
को निकालने में जितनी एनर्जी खर्च हुई उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयनिक ऊर्जा, या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। हिंदी में भी इसको लिख लो, आयनिक ऊर्जा। समझ में आया आयनिक ऊर्जा क्या है? किसी भी परमाणु को आयन बनाने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है परमाणु इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे तो इसकी साइज छोटी हो जाएगी, इसकी साइज क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन मान लो इसको निकाल दिए, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल दिए, तो बाहर निकाल दिए तो इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया। इसका साइज अच्छा रह गया, ऐसे गया, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया। कैसे हो गया? अब ये गायब हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक सेल दो सेल इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, साइज छोटा हो गया ना। अब इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो किसी भी परमाणु को आयन बनाने के लिए उसके बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी, मान लो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन को निकालना आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को डालना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन दोनों को याद रखना। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? Na से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दिए। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे लिख दो, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब हमारा Na कैसा हो गया? प्लस में हो गया। क्या हमको ये मिल गया? बिल्कुल मिल गया। और ये किस फॉर्म में? गैस फॉर्म में। चलो एक स्टेप, मतलब ये तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अभी तक हम लोग पनीर हो गया, सब कुछ सब्जी वगैरह काट लिए। अब बात है बनाने की। अभी मुझे क्या करना है? क्लोरीन को भी बनाना है। तो एक काम करो, इस चीज को इरेज कर दे, आप इसे नोट कर लीजिएगा साइड में। समझ में आ गया ना आयनाइजेशन एनर्जी? अब मुझे बनाना है क्लोरीन। क्लोरीन आपका क्या होता है? गैस में होता है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आपको क्या करना है? इसमें से क्लोरीन आपका ऐसे होता है, आपको एक अकेला सिंगल क्लोरीन चाहिए, तो इसको क्या कर लो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। एक सेकेंड, यहाँ Cl2 नहीं रहेगा, गलती लिख दी है। Cl2 कहाँ से हो जाएगा भाई? एक ही Cl चाहिए ना, एक ही Cl चाहिए ना। पर आपको देखो क्लोरीन आपका गैस में होता है, पर ये ऑलरेडी, ये तो गैस में है, उसका कोई दिक्कत नहीं। ये गैस में नहीं था, इसको गैस में बदल लिया। ये गैस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एक क्लोरीन चाहिए, यहाँ दो क्लोरीन है। एक काम करो ना, इसको हाफ कर दो, हाफ कर दो तो ये कट जाएगा, तो ये आपका बन गया क्लोरीन गैस में। अब इसको क्या करना है? अब क्लोरीन को मुझे ये बनाना है, तो ये बनाने के लिए मुझे क्या, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, चाहे ऐसे लिख दो चाहे अब ऐसे लिख दो, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तभी तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन को, जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो निगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर दिए तो ये हमारा Cl माइनस हो गया, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये सारा जितना भी हम लोग लिख रहे हैं ना, इन सबका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है। इसका मान लो 50 kg, इसका 20, इसका 10, ऐसे वैल्यू होता है, उन सबको लास्ट में जोड़ेंगे। पर अभी हमको ऐड करने की कोशिश, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। आपको जब भी एग्जाम में बॉर्न हैबर्ट साइकिल पूछेगा, आप इसी तरीके से बनाएंगे, पूरा ये बनाएंगे, बस उसके बाद लास्ट में जो बताऊंगी वो लिख देना, मार्क्स पूरा मिलेगा। चलो ये हो गया। अब ये हमारे क्या है? गैसियस फॉर्म में। इन्हीं दोनों का तो बस मुझे काम था, बस इन दोनों को क्या करो? आपस में ऐड कर दो, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद हमें NaCl मिल जाएगा। ये चक्र है ना, NaCl हमको यही तो चाहिए था, Na केटायन में चाहिए था और ये एनायन में चाहिए था। ये आपका केटायन और ये आपका एनायन। अब बस इन दोनों को ऐड कर दो। अब बताओ लैटिस एनर्जी क्या है? तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे लैटिस एनर्जी, कैलकुलेट करो। चलो तो यहाँ पे आप लिखेंगे लैटिस एनर्जी बराबर, कौन कौन सा एनर्जी हम लोग यूज किए हैं। तो एक काम करो, लैटिस एनर्जी को बताने के लिए पहला एनर्जी हमको लगा है सब्लिमेशन एनर्जी, इसको ऐड कर दो, सब्लिमेशन। दूसरा हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन। मान लो अभी तो मैं नाम लिख रही हूँ ना, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू आता है, पर ये वैल्यू आप एक्सपेरिमेंट में करेंगे। आप ऐसे कैसे, या तो याद कर लो वैल्यू, तो याद करना सही नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद एक चीज और की है, क्लोरीन को भी इसमें बदले है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बस हो गया ये लैटिस एनर्जी का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या? लैटिस एनर्जी कैलकुलेट हो गया। इन सब एनर्जी को क्या करो? आपस में
सम कर दो, सम का मतलब जोड़ दो, जोड़ने के बाद आपका लैटिस एनर्जी आ गया। यही एक तरीका है बॉर्न हैबर साइकिल को निकालने का। और ये पता है, ये बच्चों एक्सपेरिमेंट किया जाता है NaCl का बॉर्न हैबर साइकिल के द्वारा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फिगर ऑफ, ये किसका फिगर है, बॉर्न हैबर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर बताया था साइकिल। साइकिल इसलिए क्योंकि इन सबको जोड़ेंगे ये बनेगा, फिर इसको तोड़ो ये बन जाएगा, फिर ये जोड़ो ये बन जाएगा, फिर ये तो ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, इसको जल्दी से क्या करो, नोट करो, बॉर्न हैबर साइकिल। कुछ नहीं करना है, हमको ये दोनों चाहिए था, हमको ये रिएक्शन पता होना चाहिए। इस रिएक्शन में मुझे ये दोनों चाहिए था। Na सॉलिड में होता है, Na हमेशा सॉलिड में पाया जाता है, अकेला भी हो तब भी। सॉलिड में होगा तो उसको पहले गैस में बदलेंगे, गैस में ऊर्ध्वपातन ऊर्जा होता है या इसको सब्लिमेशन एनर्जी बोलते हैं, ये इसमें बदल दिए। अब भी ये नहीं बना क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, केटायन बनाना है। केटायन बनाने के इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आयनाइजेशन, आयनिक ऊर्जा। ठीक, यहाँ से ये बन गया। Cl को इलेक्ट्रॉन करके नेगेटिव, ये ऑलरेडी गैस में है तो गैस में, पर मुझे अकेला चाहिए Cl, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, Cl अकेला आ गया। Cl अकेला आ गया तो उसको निगेटिव बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये आपका बॉर्न हैबर साइकिल। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। व्हाट आर द बॉर्न हैबर साइकिल, बोला गया है द बॉर्न हैबर साइकिल इज अ साइकिल ऑफ एंथैल्पी। यहाँ पे ध्यान दो, ये सब कुछ करने में एक उष्मा बाहर निकली, डेल्टा एच, इसी को बोलते हैं एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, एंथैल्पी। एक उष्मा बाहर ये निकली होगी, कुछ उष्मा अवशोषित की गई होगी। ठीक, चल, क्या था, द चेंज ऑफ प्रोसेस दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड। जो सॉलिड क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड बना है उसमें जितने भी एलिमेंट का यूज हुआ है, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ द एंथैल्पी फॉर्मेशन, उसमें सबका कुछ ना कुछ एंथैल्पी रहा होगा, कुछ ना कुछ उष्मा रहा होगा। उसी को, उन सारी उष्मा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान लो आयनाइजेशन एनर्जी आया, प्लस सब्लिमेशन एनर्जी था, और क्या था, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इन सबको जोड़ देंगे तो यही आपका क्या है, लैटिस एनर्जी। डेल्टा एच को करके नेट एंथैल्पी क्या आया, इन सबको सम करने के बाद। आगे चलते हैं, व्हाट आर द, अच्छा खत्म हो गया यहाँ पे आपका, बस इतना ही था। तो बॉर्न हैबर साइकिल समझ में आ गई, कुछ था नहीं इसमें। बॉर्न हैबर साइकिल हम लैटिस एनर्जी द्वारा पता लगाते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक है, जल्दी से पढ़ लो, खत्म हो जाएगा टॉपिक। थोड़ा लॉन्ग चला गया वीडियो, थोड़ा सा पानी पी लो, अब उसके बाद खत्म होने वाला है। वाटर सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता क्या है, किसी चीज को पानी में घुलते घुल क्यों जाता है, इसका मैं एग्जांपल बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो, तो अच्छा एक बात बताओ, एक चीज है, आयनिक कंपाउंड पानी में घुल जाता है, आयनिक कंपाउंड पानी में इजीली घुल जाता है, ऐसा क्यों, उसका रीजन क्या है बच्चों, उसका रीजन ये है कि आयनिक कंपाउंड, जब आयनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे तो आयन बनाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव। और यही आपका जो पानी होता है, पानी को ध्रुवी, वो ध्रुवी होता है, तो ध्रुवी के अंदर ध्रुवी चीजें घुल जाएंगी। जैसे आप जैसे रहेंगे, आप बात करने वाले पर्सन है तो आपको बात करने वाले पर्सन ही अच्छे लगेंगे। ठीक, तो इसी तरीके से आयनिक कंपाउंड क्या होता है, ध्रुवी होता है, पोलर होता है, और पानी भी आपका क्या है, पोलर है। तो पोलर को पोलर में अगर डुबोएंगे या उसमें घुलने की कोशिश करेंगे तो घुल जाएगा। चल, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे किसी चीज को, सॉल्यूट का मतलब क्या होता है, विले, क्या होता है, विले। विले यानी जो आपका चीनी पानी का घोल है, ठीक है, चीनी आपका क्या है, विले है, और पानी आपका विलायक है। तो विले और विलायक, तो चीनी आपका विले यानी सल्यूट है, पानी आपका विलायक यानी सॉल्वेंट है। इन दोनों को आपको वो मिलाएंगे तो बनेगा क्या, शरबत। शरबत यानी विलियन, विलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, कैन डिसॉल्व नोन एज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सल्यूट को, विले को पानी में हम लोग क्या करें, डिसॉल्व करें, घोल रहे हैं। सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पे उसको मिला रहे हैं, उस इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। ये इसका क्या डेफिनेशन है, इसको क्या करना, कॉपी में अच्छे से इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना। आगे बढ़ते हैं, ए सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस। अच्छा एक बात बताओ, चीनी पानी का घोल है, जब उसको मिला देंगे क्या वो दिखाई देता है, चीनी कहाँ गया, पानी कहाँ गया, दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। अब मान लो पानी में बालू मिला दो तो क्या वो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, वो घुलेगा ही नहीं। तो इसीलिए ऐसा विलयन जिसमें विलय और विलायक दिखाई नहीं देता, एकदम पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, आर पार आपको दिख रहा है विलयन बनाने के बाद, तो आपका क्या है, वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब समांगी मिश्रण, इसका होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब समांगी मिश्रण। ऑफ वन आर मोर सोल्यूट, ढेर सारा सल्यूट, ढेर सारे विलायक, उसमें नमक मिला दो, चीनी मिला दो, एक पानी के घोल में शरबत बना दो। ये कैसे शरबत बनेगा वैसे, सॉल्वेंट। ठीक,
तो आप सॉल्वेंट यानी विलायक यानी पानी, उसके अंदर आप एक या एक से अधिक प्रकार के विलय को मिलाओ, लेकिन विलय जो आपका विलयन बनना चाहिए वो एकदम समांगी मिश्रण होना चाहिए, मतलब सब कुछ उसमें मिल जाना चाहिए, कुछ भी आर पर दिखाई न दे। ठीक, शुगर क्यूब्स एडेड टू द कप ऑफ टी, चाय में या कॉफी में हम लोग शुगर को ऐड करते हैं। आर एक कॉमन एग्जाम्पल, एक सोल्यूशन का एग्जाम्पल, एक विलयन का एग्जाम्पल है। द प्रॉपर्टी विच हेल्प शुगर मॉलिक्यूल्स टू डिजॉल्व, और जो आपका चीनी का मॉलिक्यूल है वो चाय में जाकर मिल गया, पूरा डिजॉल्व हो गया, तो इस चीनी का क्या है, चीनी की ये सॉल्युबिलिटी है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। समझ में आया? हेंस इसलिए द टर्म सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, चीनी पर, या चीनी क्या है, विलय, विलय यानी सॉल्यूट, तो ये सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, पानी तो घुल ही जाएगा। डिसॉल्व इन अ गिवन सॉल्वेंट, और ये सॉल्वेंट कौन सा प्रकार का सॉल्वेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। ए सल्यूट इज एनी सब्सटेंस, कोई भी विलय एक ऐसे कण होते हैं, एक ऐसे पदार्थ होते हैं विच कैन आइदर, या तो वो सॉलिड हो सकता है या तो लिक्विड। जैसे मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल भी पानी में घुल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो तो लिक्विड है, तो उसको अल्कोहल को क्या बोलेंगे, वो भी आपका विलय है, वो भी आपका सल्यूट है। तो सल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। ठीक, गैस भी हो सकता है। अब देखो पानी में अगर हाइड्रोजन गैस खोल दो खुल जाएगा, और जैसे मान लो कि ये H2O है तो ऑक्सीजन गैस ही तो है। आगे चले, इसके कौन कौन से फैक्टर है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सबस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट, केमिकल प्रॉपर्टीज दैट द सबस्टेंस, इन एडिशन उसका भौतिक और रसायन जो गुण है उस पर डिपेंड करता है। पहला क्या, देयर आर फ्यू कंडीशंस विच कैन मैनिपुलेटेड है, इसकी बहुत सारी कंडीशन है, टेम्परेचर, प्रेशर। टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जल्दी घुलने लगता है, जैसे हमारे चीनी घुल ही नहीं रहा है तो हम लोग उसको गर्म कर देंगे तो चीनी घुल जाएगा, मतलब टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है। चलिए आइए इसको वन बाई वन पढ़ लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। पर हाँ एक एक लिमिट तक, बहुत ज्यादा करेंगे तो नहीं भी बढ़ता है। बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, कितना आपको इंक्रीज करना है, बढ़ा रहे हैं। द सॉल्युबल प्रॉपर्टी ऑफ ए सल्यूट, कितना जनरली ऐसा देखा गया है सामान्यतः वाटर डिजॉल्व 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वो किसी भी विलय को घोल लेता है। स्प्रिंगली सॉल्युबल, स्प्रिंगली का मतलब थोड़ा सा जो सॉल्युबल होता है, हल्का सॉल्युबल। सॉलिड लिक्विड सबस्टेंस कैन बी डिजॉल्व कंप्लीटली बाई, अगर मान लो कोई घुल नहीं रहा है उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे घुल जाएगा, मतलब अगर कोई भी चीज नहीं घुल रहा, आंशिक रूप से घुला हुआ, उसको टेम्परेचर देने पर वो क्या घुल जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे की प्रोपोर्शनल है। ठीक, बट इन द केस ऑफ गैसियस स्टेट, ये तो वहां तक तो बात सही है, अगर कोई गैसियस सबस्टेंस है, गैसियस कण है, गैसियस कोई पदार्थ है, तो टेम्परेचर इनवर्सली हो जाता है। तो अगर मान लो तो वहां पे आपका टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा सॉल्युबिलिटी के, तब वो घुलना बंद कर देगा। इस बात को ध्यान देना, ये किसके लिए है, गैस के लिए। ठीक, इन्फ्लुएंस सॉल्युबिलिटी एज द टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगा। एक्सपेंड एंड द स्केप और द सॉल्वेंट। चलो दूसरा क्या है, फोर्स एंड बॉन्ड, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जैसा रहेगा वैसा उसमें घुलेगा, पानी के अंदर वही घुलेगा जो ध्रुवी हो, क्योंकि पानी भी क्या आपका ध्रुवी होता है। द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड द बॉन्ड, अगर मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई बना रहा है पानी के अंदर तब तो पक्का ही पक्का घुलेगा। ठीक, विच मॉलिक्यूल, जैसे कोई बिटवीन द सबस्टेंस आर मोर चैलेंजेबल, चैलेंजेबल का मतलब कोई भी ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए या कोई भी ऐसा सबस्टेंस आ जाए चैलेंज करे कि हम घुल सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, आपको पता है पोलर सॉल्वेंट है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो भाई पोलर ही तो है। वेयर पोलर सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल, मतलब इथेनॉल इसमें इजीली सॉल्युबल होगा, इथेनॉल मतलब ROH, तो ये H के साथ ये वाला क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ये आराम से घुल जाएगा। प्रेशर, अच्छा प्रेशर क्या है, अगर मान लो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, चलो उसको पढ़ लेते हैं। गैसेस सबस्टेंस आर मच इन्फ्लुएंस देन सॉलिड आर या लिक्विड प्रेशर। When the partial pressure of gases increase, partial आंशिक रूप से जब दाब को हम लोग बढ़ाते हैं तो solubility is also increases, यानी इससे हम लोग ये लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, आंशिक रूप से दाब बढ़ाएंगे तो आपका solubility बढ़ता है, बस खत्म। तो बस तीन बातों को याद रखना, सो प्रेशर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, अगर आपका बीच हाइड्रोजन बॉन्ड है तब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, तो
अगला क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन सॉलिड लिक्विड के लिए, गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। बस इतना ही था सॉल्युबिलिटी में। किसी भी चीज को घोलना सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहलाता है। यहाँ पे आपका ये यूनिट पूरा कंप्लीट हो गया है, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो मैं नहीं पढ़ाई हूँ। उसके बाद बस आपको एक बार इसको बढ़िया से पढ़ना है, रिवाइज करें, एक एक टॉपिक को आप अपना देख लेना, किस टॉपिक में कोई दिक्कत है उसे उस मतलब कॉपी से आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो वीडियो को जाके एक बार फिर से देख लो। एक चीज फायदा होता है ऑनलाइन का, जैसे मान लीजिए मैं जब ऑफलाइन पढ़ती थी, कई बार बहुत सारे डाउट्स आते थे, तो समझ नहीं आते सर उस टाइम क्या बताया था टीचर, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिट चीज है, जो भी मैं चीजें पढ़ाई हूँ आपके पास रिकॉर्डेड पढ़ा हुआ है, तो आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट आएगा, रिकॉर्ड मतलब पूरा जो लेक्चर है उठा के देख लो, उसमें आपको जितने भी डाउट से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है पीरियोडिक टेबल, यूनिट 3, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, तो इतना अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी डाउट रहेगा। देखो बच्चों, लैटिस एनर्जी और बॉर्न हाइवर्ट्ज एग्जाम में कंप्लीटली आएगा। सॉल्युबिलिटी एक चांस है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, 50-50%, लेकिन बॉर्न हाइवर्ट्ज साइकिल और लैटिस एनर्जी को बहुत अच्छे से पढ़ना, सॉल्युबिलिटी को भी, हर एक टॉपिक पढ़ो, कोई बस इसको जब एग्जाम आएगा ना तो इंपॉर्टेंट टॉपिक में बॉर्न हाइवर्ट्ज साइकिल को पक्का पढ़ के जाना, ठीक है। तो यहाँ के लिए इतना ही, सिर्फ अब वो मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।